नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉल्बी इंफोटेनमेंट प्रेजेंट्स अवध अवार्ड में, पावर्ड बाय सिग्मा स्पाइसेस, राजेश मसाला, टीवी इंडिया live.in। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 में स्वागत है आप सभी का। यह सम्मान अवध की उन हस्तियों के लिए है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण योगदान से उस क्षेत्र के विकास में अपनी सहभागिता निभाई है। इस खास आयोजन के पीछे जो हमारा मकसद है वो भी आपको बता दूं। हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश के व्यापार जगत से जुड़ी चुनौतियों, नीतियों और मौजूदा हालात और रणनीति के बारे में विचार विमर्श करने की। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आभार प्रकट करेंगे हमारे उन सहयोगियों का जिनके सहयोग से अवध अवार्ड्स के इस आयोजन को साकार किया जा सका। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगी डॉल्बी इंफोटेनमेंट, राजेश मसाले, सिग्मा स्पाइसेस, टीवी इंडिया live.in, शोभित यूनिवर्सिटी, एरम एजुकेशनल सोसाइटी, एलपीएस, युवा राजनेता और समाजसेवी विष्णु प्रताप सिंह चौहान जी, मिस्टर वसीम रईन जी, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, GMIS, अकील फाउंडेशन, लखनऊ मेट्रो, हिंदू कुश फार्मा, मेंटोरा ऑयल, विदिशा डिटर्जेंट, कानपुर एडिबल ऑयल, श्याम धूप, जेट नेटवेयर, सुरजीत हेल्थ केयर, अभिमन्यु मोनो जिंक, IME, श्री दौजी मिष्ठान भंडार, प्रीति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जेट स्टार चार्टर एंड हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चैंपियन इलेक्ट्रॉनिक्स, कमल जूलर्स, आयुष्मान फर्टिलाइजर्स, अम्बे शक्ति फूड, सत्य साई ग्रुप, अशोका इंस्टीट्यूट, एलर्जी होम्यो, समाज सेवी दिलीप राय बलवानी जी, माइक्रोटेक, इनब्लॉक मोबाइल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से। और आइए अब अवध अवार्ड्स में पहले सेशन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अपने खास मेहमानों को बुलाते हैं। सबसे पहला पैनल मिस्टर GD गोयनका पब्लिक स्कूल की ओर से मिस्टर सर्वेश गोयल हैं, समाज सेवी दिलीप राय बलवानी जी, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब। सर्वेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं इस सेशन की। जैसा कि पहले भी कहा गया कि इस कोरोना काल में सब कुछ चौपट हो गया, कैसे एजुकेशन का सिस्टम प्रभावित हुआ और कैसे आप लोगों ने इन चीज़ों को मैनेज किया? अगर सारी इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो शायद एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसी थी जो कि सबसे पहले उठ खड़ी हुई और पलक झपकते ही एक तरीका निकला कि ऑनलाइन एजुकेशन, जिस पे पढ़ाई शायद 10-15 दिन जरूर सफ़र हुई क्योंकि अनसर्टेनिटी थी कि शायद खुल जाएगा स्कूल, शायद नहीं खुलेगा। उसके बाद वो शुरू हो गए, चाहे हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, सभी चीज़ शुरू हुआ। दिलीप जी, आपके पास आऊँगा। किस तरीके से आपकी संस्था ने इस कोरोना के दौर में जो है वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की और समाज को एक नई दिशा दी? जनपद जौनपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। जनपद जौनपुर में जिलाधिकारी ने उस समय लोगों से अपील किया, बोला कि मनुष्य तो इस समय खा पी ले रहा है, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं जैसे भैंस, गाय हो गई, ये सब इनको बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। सर्वप्रथम मैंने 150 क्विंटल भूसा दान दिया। अरे वाह! और इसके अलावा भी राहत सामग्री जनपद जौनपुर में मेरे द्वारा लगभग 5000 पैकेट वितरित किया गया, जो कि एक राहत सामग्री एक परिवार में 10 लोग हैं तो एक माह तक लोग खा सकते थे। इसके अलावा भी भदेठी बहुत बड़ा कांड हुआ था, जो आगजनी हुआ था, आपने भी देखा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी बहुत बड़ा एक्शन लिया था, जिसमें 14 घर जल गए थे, जिसमें 2 परिवार वालों के शादियां पड़ने वाली थी, शादियां कैंसिल की गई, जिसमें मेरे द्वारा 2 परिवार की शादी भी कराई गई। मई से जून तक, जून या जुलाई तक आप कह लीजिए, लगातार हम लोग कंटिन्यू इस प्रयास में रहे कि कहीं कोई भूखा न सोए। ये बहुत अच्छी कोशिश है और ये एक बड़ा माइलस्टोन है, एक रोल मॉडल है आप लोग कि किस तरीके से समाज की सेवा की जाए। और सर्वेश जी, एक महत्वपूर्ण बात तो ये भी रही कि सरकार की तरफ से भी बहुत प्रयास किए गए कि इस कोरोना के संक्रमण काल में चीज़ों को बेहतर किया जाए। एजुकेशन सेक्टर में सरकारी मदद को आप क्या आंकते हैं? सरकार ने तो अपनी पूरी कोशिश करी, और लेकिन
जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे, जितने भी एजुकेशनिस्ट थे या अपने अपनी फील्ड में है, सभी ने पूरी मेहनत करी, ईमानदारी से करी, चाहे वो पुलिस थे, चाहे डॉक्टर्स रहे या इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, सब ने पूरी ईमानदारी से मेहनत करी है। और सरकार ने इवन फैक्ट्रीज़ में भी ये कहा कि किसी को सैलरी से महरूम ना किया जाए, सबको सैलरी मिले, लेकिन वो बहुत पीरियड तक के लिए शायद नहीं कर पा रहे थे, तो परेशानियां आई, लेकिन कोशिश अपने आखिरी दम तक सभी ने की है। इस दौरान बहुत से मेंटल प्रेशर भी रहा, टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन उनको फैमिली भी देखनी है, बीमारी का भी देखना है, लेसन्स प्रिपेयर करने हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वो प्रिपेयर नहीं थे, उन्होंने वो भी किया, फैमिली में बच्चे भी थे, सभी तरीके से उन पे आए, मेंटल प्रेशर बहुत रहा। इस दौरान हम लोग एक लखनऊ शहर में मैराथन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके ज़रिए भी लोगों पे एक मैसेज गया कि अपने खुले एरिया में वो लोग दौड़ भाग कर सकते हैं, और वर्चुअली हम लोगों ने ऑर्गेनाइज भी किया लखनऊ रन के नाम से, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट है। तो पर्पज़ यही था कि किसी तरह वो मेंटली फिट रहें, फिजिकली तो रहें ही, साथ में मेंटली भी फिट रहें। बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात कही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर्वेश गोयल जी, शुक्रिया दिलीप राय बलवानी जी। शबाब, आप अभी मंच पर ही मौजूद रहें, हम जो अगले पैनल को बुला रहे हैं, अगला सेशन वो भी आप संचालित करेंगे। सिग्मा स्पाइसेस से मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर प्रकाश को, tvindialive.in से मिस्टर रुचिर सिंह सिसोदिया, JMIS से मिस्टर गौरव दीक्षित, अकील फाउंडेशन से मिस्टर अकील सिद्दीकी। कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हम GMIS के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर गौरव दीक्षित आपसे करेंगे। आपके बारे में जब हमने पढ़ा तो ये जाना कि आप विदेशों में लाखों की नौकरी करते थे, उस नौकरी को छोड़कर आप हिंदुस्तान वापस आए, कानपुर में आपने एक सेटअप लगाया और बच्चों को शिक्षित करना आपने शुरू किया। ऐसा क्यों? मैंने 3 बार गेट क्वालिफाइड कर रखा है, बीटेक हूँ मैं केमिकल से, बाहर की नौकरी थी, लेकिन एक दादाजी की बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यही भावना मुझको शैक्षिक कार्य के लिए अपने वापस देश, अपने वापस प्रदेश में ले आया। आज 12 वर्ष के उपरांत मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने प्रदेश के ऐसे ऐसे बच्चों को जो कि शैक्षिक कार्य में निपुण नहीं हो रहे थे, या ऐसे बच्चे जो निर्धन थे, जिन तक शिक्षा नहीं पहुँच रही थी जी, आज मेरे कुछ प्रयासों की बदौलत आज वो देश के सर्वोच्च IIT NITs में हैं। मेरे कुछ छात्र आज IAS कैडर पे पहुंच चुके हैं। तो ये सब एक भावना होती है देश के लिए कि राष्ट्र निर्माण के लिए आप कितनी सजग रहते हैं। और रुचिर जी, आपके साथ इस सेशन की बातों को आगे बढ़ाएंगे। 15 साल पहले आपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया, जब टीवी और अखबार ही माध्यम हुआ करते थे। क्या जहन में था और किस तरीके से चीजें बनी हैं? टीवी इंडिया लाइव की शुरुआत करने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये था कि मेरा इंस्टीट्यूशन है ICMJ, पत्रकारिता से रिलेटेड और बहुत सारे कोर्सेज उसमें थे। तो उस वक्त दिमाग में चल रहा था कि इस माध्यम को किस तरीके से इंडिया में पहली बार लॉन्च किया जाए कि लोगों तक लाइव ब्रॉडकास्टिंग मोबाइल पर, इंटरनेट पर उनको देखने का मौका मिले। फिर धीरे धीरे उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आउटपुट का, इकोनॉमी का कोई सिस्टम नहीं बन रहा था क्योंकि लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। तो इन समस्याओं से जूझते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज हम खड़े हैं, 2020 ख़त्म हो रहा है और टीवी इंडिया लाइव आज भी उस जगह पर अपनी स्थिति को कायम रखे हुआ है। और हम भारत की पहली IPTV कंपनी हैं जिसने 24 आवर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की। हमारे पास बेहतर सुविधाएं हैं। हम बहुत बड़ा एक स्टूडियो भी हमारा फरवरी में तैयार होकर कुछ और नया करने की स्थिति में है। पंकज जी, सिग्मा स्पाइसेस की तरफ से हैं, आपके पास आऊँगा। आप लोगों का जो प्रोडक्ट है उसको उत्तर प्रदेश में लाना, और क्या आपका इसके पीछे विजन था? ये जो हमारी सिग्मा इंटरप्राइजेस है, इंडस्ट्रीज है, मसाले की कंपनी, वो आज आसाम की एक अलग कंपनी है जिसमें पूरी ख्याति बनाए हुए है। उसी को देखते हुए इसके प्रोडक्ट और इसके जो एडवर्टाइजिंग का जो तरीका है और जो प्रोडक्ट्स के जो सामग्री तैयार किए जाते हैं, उसी के आधार पर हम लोगों ने यहाँ यूपी में भी ऐसा करें जिससे कि बेहतर क्वालिटी के मसाले यूपी में भी दिए जा सके। अकील जी के पास आऊँगा। अकील जी, आपकी फाउंडेशन बहुत लंबे समय से काम कर रही है और लगातार आप जो है समाज से जुड़े रहे हैं। इस कोरोना काल ने क्या सिखाया है? इंसानियत। बहुत अच्छी बात।
इस कोविड-19 ने इस दौर जो बीता है उसमें ये ज़रूर एहसास करा दिया है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। इंसानियत ही ऐसी चीज़ है जो दुआएं और नेकी लेके जाएगी। मेरे पिताजी अगर देखा जाए बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन होने के नाते एक ऐसा दौर गुजरा मेरे घर पे कि 3 महीने, सभा भाई आपको बताता हूँ कि 3 महीने खाने के लिए कुछ भी नहीं, वो स्थिति मैंने देखी है इतना पैसा होने के बावजूद। लेकिन फिर जब ऊपर वाले ने साथ दिया और वो दौर से जब हम गुजरे, जब होश संभाला, तो एक चीज़ ज़रूर याद आई कि नहीं, हमें भी कुछ लोगों के लिए करना है। सबके साथ ये घटनाएं होती हैं। और उसके बाद हमने 2012 में फाउंडेशन खड़ा किया और मैं आपको बताऊं कि अपनी मेहनत की कमाई से ही हम लोगों की मदद करते हैं। 5 से 15 लोग हुए और 15 लोग की टीम है जो अपनी तनख्वाह से इस फाउंडेशन में जो काम करने होते हैं उसके साथ खड़े होते हैं। कोविड का दौर गुजरा तो हमने अपने सैलरी के माध्यम से पहले मैंने 100 परिवारों को गोद लिया और उनके घरों पे राशन पहुंचाया। उसके बाद ये हुआ कि कुछ लोग और मेरे साथ आए और हौसला थोड़ा कारवां जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, थोड़ा बढ़ा, तो फिर 150 परिवारों को गोद हमने लिया। देखिए, हमारा केवल मकसद ये रहा है कि हमको मरने के बाद खाली हाथ जब जाना है तो हमारे पास पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ नहीं। यही दौर है, यही वक्त है, इनसे ही तमाम पुण्य और तमाम चीजें जो हैं वो आप सीखते हैं। जो बात आपने शुरुआत में कही कि इंसानियत जो है इस कोरोना काल ने सिखाई और आप लोगों की जो मेहनत है वो वाकई काबिल तारीफ है। गौरव जी, आपसे दूसरा सवाल लूंगा कि इस कोरोना काल में हर स्टूडेंट तो उतना सक्षम नहीं था कि वो महंगा मोबाइल खरीद सके और उससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि हर बच्चा उतना धन संपन्न नहीं होता, उतना संपन्न नहीं होगा कि सारी फैसिलिटी हो। जैसे ही कोरोना की जब चपेट बढ़ती जा रही थी तो हमने अपनी संस्था में एक प्रॉपर मीटिंग के साथ ये इस कंक्लूजन को निकाला कि क्यों ना जो बच्चे अभी तक इस माध्यम से हम लोग के साथ ऑनलाइन में नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं तो हम लोग उनको टैबलेट प्रोवाइड कराएं और टैबलेट के साथ 50 GB का इंटरनेट डेटा जिनको हम लोग प्रोवाइड कराएं। इस क्रम में हमने करीब 1800 टैबलेट्स का ऑर्डर करवाया, क्योंकि हम ऐसे NGO के साथ, हम लोग ऐसी संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं जो मुफ्त में शिक्षा बच्चों तक पहुंचा रही है। रुचिर जी, आपसे अगला सवाल लूंगा। यूपी में नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की वकालत हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर नोएडा की बात करते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है। हो सकता है कि लखनऊ से हम कुछ चीज़ों को चेज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन नोएडा से हम बहुत सारी चीज़ों को हम आगरा चेज़ कर सकते हैं। कुछ लोकेशंस हैं उत्तर प्रदेश की जो हम बहुत आसानी से वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, लखनऊ में अगर होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। आपके पास आऊँगा पंकज जी। जब आदमी 2 रुपए का भी धंधा करता है तो तमाम चीज़ों को प्लान करता है। आप लोगों ने प्लान किया उस दौर में जब कोरोना का संक्रमण काल सबसे ज़्यादा था। देखिए, हमको वहाँ हमारी इंडस्ट्री को अभाव में प्रभाव दिखाना था। हमने किया क्या कि जब हम, वो दौर था कि कोई किसी को टच नहीं करता था, कोई कंपनी में आने को तैयार नहीं होता था। उस दौर में भी हम लोगों ने महिलाओं को प्रशिक्षित किया, लोकल में जाकर के हायर किया, उनको डेवलप किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारी सुविधाएं दी जाएंगी। एक उम्मीद, एक सोच लेकर के आए। यूपी में भी सरकार से कैसा सपोर्ट मिल रहा है? पूरी सपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि बिजनेस यूपी में आए। बिल्कुल, आज हम खड़े हैं यूपी सरकार के साथ और बिजनेस यूपी में लाएंगे, ला रहे हैं। इंडस्ट्रीज हमारी बन रही है, चालू हो गई है और हम करके दिखाएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको। अखिल जी, आपसे आखिरी सवाल हमारा है, आगे के क्या लक्ष्य हैं, किस तरीके से चीज़ों को बनाना है? आगे तो हमारे कई प्रोजेक्ट लगे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, जब आप जैसे लोग ये मंच देते हैं तो मन और मनोबल दोनों बढ़ता है। तो जब मनोबल बढ़ता है तो टीम भी बढ़ती है, लोगों को लगता है कि नहीं ये फाउंडेशन अच्छा काम करे। कि सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जो भी हमारे टीम में है वो अपनी सैलरी, मेहनत, बिजनेस के पैसे से ही मदद करती है। आज मैं आपको बता दूं, इतने साल हो गए मेरे फाउंडेशन का आज तक अकाउंट नंबर नहीं, कहीं बाहर से कोई इसमें दान नहीं कराते। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया JMIS से गौरव दीक्षित जी का, मिस्टर रुचिर सिंह जी का, सिग्मा स्पाइसेस से मिस्टर पंकज जी का और अकील फाउंडेशन से मिस्टर अकील सिद्दीकी का कि आप लोग मंच पर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुछ लोग तीसरे सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा शोभित यूनिवर्सिटी से मिस्टर कुंवर शेखर विजेंद्र जी को, इरम एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से मिस्टर ख्वाजा फैजी यूनुस साहब को और लखनऊ पब्लिक स्कूल की तरफ से डॉक्टर SP सिंह को, और मैं अपनी सहयोगी मेनका को मंच पर बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वो आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। शुरुआत करूंगी डॉक्टर राजीव दत्ता साहब आपसे ही। आपके इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, इसका मिशन क्या है?
शोभित यूनिवर्सिटी 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक मेरठ में है, दूसरा गंगो सहारनपुर में है। एक्चुअली मेरठ का मिशन ये था कि इट इज़ एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए टुवर्ड्स द मेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिक एरियाज में किया जाना था। रुख करती हूँ, हमारे साथ मिस्टर ख्वाजा फैजी यूनुस साहब मौजूद हैं एरॉम एजुकेशनल सोसाइटी से। आपकी जो एजुकेशनल सोसाइटी है उसका थीम क्या है? एरम एजुकेशनल सोसाइटी लगभग पिछले 50 सालों से लखनऊ और बाराबंकी के आसपास के इलाकों में काम कर रही तालीम के, और हमारे यहाँ प्री प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक लगभग सारे कोर्सेज हैं, जिसमें मेडिकल, यूनानी मेडिकल कॉलेज, बीएड, बीटीसी और डिफरेंट एनसीडी के कोर्सेज, ग्रेजुएशन, सीबीएसई, और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे स्कूल्स हैं जो यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड हैं। अगर हम कोविड के बाद की बात करें, नो डाउट सारी इंडस्ट्रीज़ पे फ़र्क पड़ा। एक ऐसा चैलेंज हम सबके सामने आया जो किसी ने इससे पहले कभी सोचा नहीं था। इस कोरोना काल के थ्रू जो तकरीबन हफ्ता भर बाद, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूशंस में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए थे, और उस वक्त से लेके आज तक अगर आप बात करें तो अभी भी हमें ऑलमोस्ट 1 महीने से परमिशन मिली कि हम फेज़ वाइज अपने स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने हमारे टीचर्स ने अपने घरों से, अपनी टेक्नोलॉजी से उसको सीखा, और हमारे स्टूडेंट्स तक जितना हो सकता था, जितना हम जाहिर है हम उसको कंपेयर ऑफलाइन और क्लासरूम के एटमॉस्फेयर से तो नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर एसपी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीते कुछ वक्त में बहुत कुछ बदला है और हमने बच्चों को ऑनलाइन जोड़ा, कुछ बच्चे छूट गए, उन्हें लेकर कोई नीति है कि आगे जब सेशन दोबारा शुरू होगा तो उन्हें उस रफ्तार में कैसे जोड़ा जाए? जो अच्छे स्कूल्स कहे जाते हैं वहाँ तो लगभग कोई नहीं छूटा है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें पता है बहुत से ऐसे स्कूल हैं वहाँ पर न के बराबर ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। वहाँ पर इसकी ज़रूरत है कि वहाँ पर हम कैसे उन बच्चों को आगे आने वाले समय में उस लेवल पे लाएं, वहाँ पर ज़रूरत है। और जिनका जो छूट गया है उनके लिए तो जो भी जहाँ भी एडमिशन लेगा, जो विद्यालय होगा, वो प्रयास करेगा ही, उनको जल्दी से जल्दी उनका सिलेबस पूरा कराएगा। जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही, हमारे यहाँ जैसे लखनऊ पब्लिक स्कूल्स की सभी ब्रांचेज में, चाहे रूरल एरिया में हो, चाहे हरदोई हो, सीतापुर हो, लखीमपुर में हो, हर जगह जम के क्लासेस चल रही हो। लगभग सभी बच्चे अटेंड कर रहे हैं, उन सबका टेस्ट भी हो रहा है, एग्ज़ाम भी हो रहा है, और सब वो पूरा कर रहे हैं। तो उनको हमें देखना है, सरकार को देखना पड़ेगा उन विद्यालयों को जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, और उनके लिए और क्या एफर्ट किया जा सकता है। आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, अब जब सेशन दोबारा शुरू होंगे तो उससे लेकर किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, अभी फ़िलहाल हमारे पास 9 से लेकर 12 तक तो क्लासेस चलाने की परमिशन आ गई है, और इवन हायर एजुकेशन में भी डिग्री कॉलेजेस के जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी क्लासेस चल रही है, एग्जामिनेशंस वगैरह भी हुए, उनके प्रैक्टिकल्स भी हुए। अभी जो 9 से 12 तक जो पहला हमारा रिस्पांस था 1.5 महीने पहले, अगर हम उसको कंपेयर आज करें तो तकरीबन अटेंडेंस हमारी 70% हो गई है। अर्लियर इट वाज अराउंड 20% से हमने स्टार्ट किया और आज हम 70% तक पहुंच गए। तो होपफुली गवर्नमेंट और जिस तरीके से अभी भी चीज़ें कंट्रोल में, अगर हम सारे अपने स्कूल्स के अंदर जितने भी मेजर्स हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, आई होप कि अगला साल इसी तरीके से ठीक हो जाए और जो बच्चे हैं वापस क्लासरूम टीचिंग में आ जाएं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जनरली ऑनलाइन एजुकेशन में थ्योरेटिकल पार्ट तो हम करा भी पा रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, लेबोरेटरी पार्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है, और एक्सपेरिमेंटल पार्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसमें हम लोगों ने, शोभित यूनिवर्सिटी ने कॉलपॉल के थ्रू एक सिस्टम है, कॉलपॉल के थ्रू हम लोगों ने वर्चुअल लैब्स डेवलप की हैं। तो वो स्टूडेंट को मॉड्यूल भेजे जा रहे हैं वो वर्चुअल लैब्स के, जिससे लैब पूरी तरह 100% एज इट इज़ जो ऑफलाइन होता है उस तरह तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखते हैं और देखने के बाद भी कई चीज़ें वो सीख लेते हैं। तो हम लोगों ने वर्चुअल लैब एक नया इंटरेस्टिंग। बीते दिनों एक और समस्या देखने को मिली, फीस को लेकर बहुत विवाद हुआ, अदालत तक मसला पहुंच गया। ये कहना था कि जब बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे, फीस क्यों दें? भाई, किसी का बच्चों का साल न बर्बाद हो, इसके लिए पूरा एफर्ट किया गया। ऑनलाइन क्लास में अगर देखा जाए उस रेगुलर क्लास से ज़्यादा मेहनत पड़ती है। वर्चुअल क्लास पूरा मतलब उसके लिए तैयार करना और कंटिन्यूअस बोलते रहना। जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते तब उस समय आप ज़रा भी 1 मिनट के लिए भी रुक नहीं सकते हैं। वहाँ पे अगर रुक गए तो सब बच्चे इधर उधर, उनका ध्यान भटक जाएगा।
तो इस तरह से देखा जाए बड़ी मेहनत की। उसमें से बहुत से पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर ने मतलब इसमें सपोर्ट भी किया कि ये कोई स्कूल के द्वारा पैदा की हुई स्थिति तो है नहीं, ये तो एक अचानक आ गया, पूरे विश्व में आ गया। तो ऐसे में जो है ऑनलाइन क्लास का सक्सेसफुली चलना एक बहुत बड़ी बात थी और इससे काफ़ी लाभ हुआ। बच्चों का साल बर्बाद होने से बचा है। जहाँ जहाँ नहीं चल पाया है, मैं उम्मीद करता हूँ सरकार जल्दी से जल्दी स्कूल्स को ओपन करे। अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हर स्कूल ने व्यवस्था कर रखी है, दूर दूर बिठा के शिफ्टों में चला के। मैं तो कहता छोटी क्लासेस से शुरू कर देना चाहिए और पहले शुरू कर देना चाहिए था, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई का लॉस न हो। भले ही सेशन थोड़ा लेट कर दें। और इस समय मेरा अनुरोध यही है कि सरकार जल्दी से जल्दी पूरे स्कूलों को खोल दे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एसपी सिंह जी आपका। ख्वाजा फैजी यूनुस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। की ओर कार्यक्रम को आगे लिए चलते हैं और बुलाती हूं मैं मंच पर इस वक्त एलर्जी होमियो की ओर से डॉक्टर आर.के. यादव और इन ब्लॉक मोबाइल की ओर से मिस्टर दुर्गा पी. त्रिपाठी और इस मंच का संचालन करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब। बहुत शुक्रिया मेनका जी। और सबसे पहले दुर्गा प्रसाद जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। किस तरीके से आपका जो इन ब्लॉक मोबाइल है, क्या इसकी खासियत है और लोकल फॉर वोकल पर जो प्रदेश सरकार फोकस कर रही है उसमें आप एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं, किस तरीके से सारी चीजें बन रही हैं और क्या कुछ खासियत है? हमने जो फोन बनाया है उस फोन में ब्लॉकचेन यूटिलिटी को डाला है। ब्लॉकचेन की यूटिलिटीज उसमें है, जैसे उसकी बिलिंग से लेकर के उसके वारंटी, उसके अप्रूवल्स, उसके सर्टिफिकेशंस। वी आर ट्राइंग टू फेच ऑल दोज डिटेल्स, हम उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डालना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इन कोरोना थिंग, हमने सबसे ज़्यादा ये चीज़ महसूस की कि सबसे ज़्यादा जॉब्स के लेकर के खतरा बन रहा है। एक मिडिल क्लास आदमी और लोअर मिडिल क्लास आदमी बहुत परेशान है। तो हमने इस चीज़ की कोशिश की, पहल की कि हम वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत और ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत ऐसे मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करें जो 100% मेक इन इंडिया हो। जी, वी आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर द 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स इन इंडिया। हमारे फोन्स जो हैं वो बहुत अफोर्डेबल सेगमेंट में हैं, जो एक लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों तक एक अफोर्डेबल सेगमेंट बन सकता है। हम उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत खास बात है क्योंकि तकनीक को लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सुलभता से वो तकनीक आदमी के हाथ में पहुंच जाए, इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो अफोर्डेबल हो, ये आपकी बहुत अच्छी कोशिश है। हम फिर लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर साहब, कोरोना के इस पीरियड में आपने होम्योपैथ को लेकर के जितनी बेहतरी के साथ प्रयास किए हैं, अमूमन आदमी होम्योपैथ दवा को उतना संजीदा तरीके से नहीं लेता था, लेकिन इस कोरोना के काल में होम्योपैथ पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोग अपने घरों में अब होम्योपैथ की भी शीशियां रख रहे हैं। हाँ, ये इस कोरोना काल में सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब जितने लोग भी मॉडर्न साइंस पे जितने ज़्यादा भरोसा रखते थे, ये कोरोना काल में आने के बाद होम्योपैथ के ऊपर उनकी भरोसा बढ़ी और वो सभी लोगों ने होम्योपैथ दवाइयों को बहुत तेज़ी से प्रयोग करना चालू किया। और होम्योपैथ में एक चीज़ जो कहा जाता है कि हमारी होम्योपैथ बहुत धीरे धीरे काम करती है, ये गलत है। हमारी होम्योपैथ में अभी अगर गवर्नमेंट द्वारा हम लोगों को अच्छी सी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल का अगर व्यवस्था किया जाए तो हम भी एक्यूट केस में पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी मेडिसिन सर्जन नाइफ है जो दवा के द्वारा ही हम लोग कांटे को निकाल सकते हैं और स्टोन को निकाल सकते हैं। किडनी स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, इस सारे को बाई मेडिसिन निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी एक्यूट कंडीशन में, जैसे अगर सर्जिकल है, जैसे अभी आयुर्वेद को दिया गया सर्जरी के लिए जो है मान्यता दी गई है, अगर होम्योपैथ को भी दिया जाए तो हम लोग सर्जरी के लिए, अब जैसे सर्जन आया सर्जरी कर दिए, उसके बाद जो होम्योपैथ दवा दे सकते हैं। और छोटी छोटी जो भी सर्जरी है हम होम्योपैथ के द्वारा करके और उसमें होम्योपैथ दवा चला करके उसको जल्दी से हील अप कर सकते हैं। दुर्गा प्रसाद जी, कितना सरल हुआ आपका उत्तर प्रदेश में अपना सेटअप जमा पाना और सरकार से किस तरह की मदद मिली? बिजनेस को सेटअप होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आइडिया, पहली बात जी, ठीक है। दूसरी सबसे जरूरी चीज़ होती है अब वहाँ की गवर्नेंस आपको कितना सपोर्ट करी, कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। सरकार ने जिस तरह से अभी एक आत्मनिर्भर अभियान चलाया था, आत्मनिर्भर अभियान ने जो चलाया गया, उसमें ये था कि आप अपने पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनको आप वापस रखते हैं और अपना आत्मनिर्भर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम आपको उस पर कुछ ना कुछ सब्सिडी देंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके पास की भी नहीं है कि उनके पास बिजनेस नहीं है लोगों को सैलरीज दे पाने की। यदि सरकार सब्सिडी देती है तो उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आगे आएगा, राइट। बिल्कुल। दूसरी चीज़ वोकल फॉर लोकल, अगर हम घर में कोई चीज़ बना करके बेचते हैं
तो सबसे पहली चीज़ थी इंडिया का, आज आप घर के अंदर बेच रहे हो, कल आप घर के बाहर बेचोगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, कोरोना के संक्रमण काल में जैसे चीज़ें बदली हैं और आप भी कह रहे हैं कि होम्योपैथ पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पर लौट रही हैं। अगर सरकार जैसे मॉडर्न साइंस को और आयुर्वेद की तरफ जितना झुकाव बढ़ा है, उसी तरह से अगर होम्योपैथ की तरफ झुकाव बढ़े अगर, तो अभी जैसे पूरी दुनिया में भी वैक्सीन के लिए बहुत जल्दी लोग कोशिश कर रहे हैं, पूर्ण रूप से उस पर एक्सपेरिमेंट ट्रायल भी नहीं पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जगह तरह तरह की न्यूज़ सुनने में मिल रहा है, लगाने के बाद ये हो रहा है, वो हो रहा है, फेल्वर हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, वैक्सीन जरूरी है, मगर अगर हमारे होम्योपैथ में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए और कोरोना से फाइट करने के लिए मेडिसिन है, तो कम पैसे में लोगों को, इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हम कितना वैक्सीन बांट पाएंगे? तो हमारी होम्योपैथ दवा को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके और हम लोगों को आसानी से बचा सकते हैं, कम पैसे में बचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एलर्जी होम्यो से डॉक्टर आर के यादव का और इन ब्लॉक मोबाइल से मिस्टर दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी जी का। और अब हम लोग आखिरी सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा मेनका जी को कि वो आएँ और सेशन की शुरुआत करें। इस सेशन में मैं बुलाना चाहूँगा श्री दाऊजी मिष्ठान भंडार से जय अग्रवाल जी को। कोरोना काल में एक और सेक्टर जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ वो रहा फूड इंडस्ट्री। जय अग्रवाल जी, आपसे ही जानना चाहूँगी, वैसे तो कोई भी ऐसा सेक्टर था नहीं जो कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित ना हुआ हो, लेकिन जो फूड इंडस्ट्री वो अब भी स्ट्रगल कर रही है। जी, कोरोना काल में जितना फूड इंडस्ट्री पे असर पड़ा है उतना शायद किसी इंडस्ट्री पे नहीं पड़ा है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो 4 घंटे का टाइम दिया गया था हम लोगों को। तो 4 घंटे में पॉसिबल नहीं है कि हमारा पेरिशेबल आइटम है हम उसे वाइंड अप कर सकें और अपना नुकसान बचा सकें। तो जितना फूड इंडस्ट्री का 3 से 4 दिन का रनिंग प्रोसेस रहता ही है, हर किसी के पास 3 से 4 दिन का अपना रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश हर चीज़ का स्टॉक रहता है, तो एक तरीके से वो भी पूरा हमारा डेड हो गया। सरवाइव करने के लिए क्या किया इस दौरान? जैसे आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपने रोजगार दिया होगा, क्या वहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा? मैम, जो हमारे यहाँ के वर्कर हैं वो कॉम्प्रोमाइजिंग वाली स्थिति में नहीं है, वो ऑलरेडी इतना लोअर वेजेस पे रहते हैं कि हम उनको लॉकडाउन की सैलरी ना देना या इधर सैलरी कट ऑफ करना। जिसकी 1 लाख की सैलरी है आप उसे कह दोगे 75 में आप एडजस्ट कर लो, जिसकी 20,000 की सैलरी है वो कहाँ से एडजस्ट कर लेगा? एक लाइन में कहूँ, कितनी उम्मीद 2021 से? 2021 से पूरी अच्छी उम्मीदें हैं। वोकल फॉर लोकल जो हमारे मोदी जी ने मंत्र दिया है, तो वो हमारी फूड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा बूम होगा। मेरी इंडस्ट्री में हर चीज़ किसान से जुड़ी हुई है। हम लोग जितना फूड यूज़ करते हैं, दूध यूज़ करते हैं, सब हम डायरेक्ट गांव से खरीदते हैं, किसानों से खरीदते हैं। तो वोकल फॉर लोकल अगर होगा हमारी इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू मैम। की बात है जो माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच पधार चुके हैं। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का। और साथ ही अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर मनमोहन राय जी को। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मंच पर। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएं। सबसे पहले न्यूज़ 18 के पूरी टीम को मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, केवल इसलिए कि समाज का जब भी कोई संकट आता है, राष्ट्र समाज दोनों में जब कोई संकट आता है, तो संकट के समय केवल सरकार सब कुछ नहीं करती है, उसमें जब सर्व समाज, पूरा समाज एक साथ खड़ा हो जाता है, तभी कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के संकट के समय मुझे व्यक्तिगत तौर से गौरव की अनुभूति हो रही है कि समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं। कोई किसी भी क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा होगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में होगा, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में होगा, कोई उद्योग के क्षेत्र में होगा, कोई निर्माण के क्षेत्र में होगा। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि कोरोना संकट के समय
विश्व के अंदर अगर भारत की हम बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और देश के अंदर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे अधिक आबादी है। और जब कोरोना की महामारी के कारण से देश में लॉकडाउन हुआ, हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो रोज़ कमाती है और रोज़ खाती है। जो रोज़ कमाने वाले थे, रोज़ खाने वाले थे, जब तात्कालिक प्रभाव से सरकार की संपूर्ण सुविधाएं नहीं खड़ी थी, तो मुझे तो प्रयागराज का रहने वाला हूं, तो मुझे तो प्रयागराज का कुंभ मेला याद आता है। आप सब जानते हैं कि 2019 का जो प्रयागराज का कुंभ हुआ था, उसमें 24 करोड़ लोगों ने संगम स्नान करने का काम कुंभ के दौरान किया था। आप में से कोई ना कोई जरूर गया होगा, और पूरे मेला क्षेत्र में, यहाँ की भाषा में हम भंडारा कह सकते हैं, लेकिन वहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में उसे अन्न क्षेत्र कहते हैं, कि हम भंडारा चलाते हैं और कोई तीर्थयात्री भूखा ना जाए। जाड़े का समय रहता है तो चाय के स्टॉल मैं देखता था कि पूरे प्रयागराज के हर गली, हर मोहल्ले से हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग आते थे, लेकिन सबकी सेवा करने के लिए सरकारी व्यवस्था नहीं रहती थी, समाज खड़ा होता था। उसी प्रकार से जब देश के अलग अलग हिस्सों से लॉकडाउन के बाद अपना, जब उनको रोज कमाने और रोज खाने का जो प्रबंध था वह समाप्त हो गया, और उनके पास वहाँ कोई काम नहीं, तो सामान्य ढंग से हम लोगों को यह जानकारी अधिकतम लोगों को होगी, अगर काम है तो फिर वह 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष भी अपने घर परिवार से दूर रह करके व्यक्ति कमाता खाता भी है और अपने परिवार के उत्थान के लिए योगदान भी करता है। लेकिन अचानक लोगों ने लॉकडाउन के समय जब ट्रेनें बंद, बसें बंद, पैदल ही चल पड़े। मैं अगर लखनऊ की बात करूं, चूंकि आज यहाँ मैं देख रहा हूं लखनऊ से भी हैं लोग, वाराणसी से भी हैं, कानपुर से, प्रदेश के सभी हिस्सों से, और ऐसे लोगों को जिसको न्यूज़ 18 के माध्यम से यह चिन्हित करने का काम किया गया, और चिन्हित करने के बाद यह अवध अवार्ड के नाम से आपको सम्मानित करने का काम किया गया। इस सम्मान के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और आप सबसे अपील और आह्वान करता हूं, भगवान करे भारत सहित पूरे विश्व में कभी भी इस प्रकार की महामारी, कभी भी इस प्रकार का संकट ना आए। लेकिन अगर कभी कोई इस प्रकार की चुनौती आती है तो वह जब देशवासी, प्रदेशवासी और जिनको ईश्वर ने, भगवान ने सक्षम बनाया है कि हम अपना परिवार जो है उस परिवार को भोजन और जलपान का प्रबंध करते हुए, उनकी चिकित्सा, उनकी व्यवस्था करते हुए लोगों की मदद कर सकते हैं, तो ये ऐसा दृश्य कोरोना महामारी के दौरान, मैं तो चूँकि 2 ऐसा मेरे जीवन में संज्ञान में है, एक तो प्रयागराज में कुंभ मेला हो, माघ मेला हो, और एक मैंने श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन देखा था। उस आंदोलन के समय भी प्रयागराज में रहता था, और देश के कई राज्यों के लोग पैदल ही, उस समय भी आवागमन उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद लोग साधन से नहीं जा सकते थे, तो पैदल ही लोग चल रहे थे, और उस संगठन का उत्तरदायित्व उस समय मेरे पास प्रयागराज के अंदर था। तो जिसको कहते हैं ना, जब इतनी बड़ी बड़ी भीड़ देख लो तो सांस फूलने लगती थी कि आखिर कैसे इतने लोगों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जब समाज खड़ा हो जाता है तो चाहे कितनी भी बड़ी व्यवस्था खड़ा करना हो, वह संकट नहीं रह जाता। मैंने गरीबों को भी देखा और अमीरों को भी देखा। उस समय आंदोलन के समय लोगों ने सर्वस्व अपना समर्पित कर दिया। तो आप सब भी ऐसे ही बहुत आदरणीय और बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। हमारे देश के अंदर गरीबी भी है, हमारे देश के अंदर बड़ी संख्या में श्रमिक हैं, और वह कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार में लोग जहाँ पर भी रहे, वहाँ पर जिनको दोनों समय के भोजन
की समस्या है, कोई भूखा ना रहे, इस संकल्प को स्वयं लेकर के जो आपने अपनी भूमिका निर्वाह किया, मैं समझता हूं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था, ये जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इस पार्टी को केवल चुनाव लड़ाना, चुनाव जिताना, सरकार बनाना इतना ही काम नहीं करना है। संगठन है तो संगठन का मतलब सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, देश की सेवा करना है। और इस महामंत्र को धारण करके 9 महीने लगातार भारत सरकार ने जो कमा नहीं सकते थे रोज, उनको निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था कराई गई। अब कोरोना का संक्रमण लोगों को लग रहा है कि कम है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसको मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इसका स्मरण हम सबको बना रहना चाहिए, इससे सुरक्षित रहना चाहिए। और सुरक्षित रहते हुए एक विभागीय मंत्री के नाते, लोक निर्माण विभाग मेरे पास था, हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। ऐसी ही प्रेरणा जैसे आपके अंदर जगी होगी, मेरे अंदर भी ऐसी प्रेरणा जगी। मैंने विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता किया, बातचीत किया, और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कम्युनिटी किचन का संचालन हुआ, जिसके माध्यम से भोजन पैकेट और राशन पैकेट आप सब हमारे मनमोहन जी सहित सारे मित्रों ने इसको सार्वजनिक भी कर दिया कि हाँ इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। यद्यपि यह सार्वजनिक कोई करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब कोई तीसरी आंख लगी रहती है, जैसे आपने बताया नहीं होगा कि हमने अच्छा काम किया है, हमने सेवा की है, लेकिन आपको कोई ना कोई देख रहा था और वो देखने वाला व्यक्ति आपको सूचीबद्ध किया। जीवन में कभी भी इस प्रकार का संकट हमारे देश, प्रदेश, दुनिया में ना आए, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई संकट आया तो जिस प्रकार से आप सब लोगों ने आगे बढ़ करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, या एक सच्चे समाजसेवी का दायित्व, सच्चे देशभक्त का दायित्व, और सच्चे भगवान ने अगर हमें सामर्थ्य दिया तो हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना उत्तरदायित्व निर्वाह किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार की ओर से, न्यूज 18 और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आयोजन अवध अवार्ड्स में अब समय है उन दिग्गज हस्तियों के सम्मान का जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए मैं आग्रह करूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर मनमोहन राय से कि वो मंच की शोभा बढ़ाते हुए यहाँ मौजूद हस्तियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ डॉल्बी इंफोटेनमेंट से मिस पूर्ति निगम को। अब मैं बुलाना चाहूंगी राजेश मसाले ग्रुप की ओर से मिस्टर सुशील सिंह को। सिग्मा स्पाइसेस से मिस्टर हरीश शंकर चौबे। टीवी इंडिया live.in से मिस्टर रुचिर सिंह सिसोदिया। लखनऊ मेट्रो के डायरेक्टर सुशील कुमार जी। एरोम एजुकेशनल सोसाइटी से ख्वाजा फैजी यूनुस साहब। लखनऊ पब्लिक स्कूल से डॉक्टर एस.के. सिंह जी। अशोका इंस्टीट्यूट से मिस्टर अमित मौर्य। अब मैं बुलाना चाहूंगी युवा राजनेता और समाज सेवी विष्णु प्रताप सिंह चौहान जी को। मिस्टर वसीम रईम। मानसिंह गोयल ग्रुप से मिस्टर सर्वेश गोयल। JMIS
की ओर से मिस्टर गौरव दीक्षित। अकील फाउंडेशन से मिस्टर अकील सिद्दीकी का। हिंदू कुश फार्मा की ओर से मिस्टर अमनदीप सिंह बोरा। सुरजीत हेल्थ केयर की ओर से मिस्टर सुरजीत सिंह पाल। चैंपियन इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से मिस्टर सुशील अग्रवाल। आयुष्मान फर्टिलाइजर्स से मिस्टर आयुष अग्रवाल। अम्बे शक्ति फूड्स की ओर से मिस्टर विक्रांत सिंघल। सत्य साई ग्रुप की ओर से मिस्टर गौरव चौहान। एलर्जी होम्यो की ओर से डॉक्टर आर.के. यादव। और समाज सेवी दिलीप राय बलवानी। माइक्रोटेक की ओर से मिस्टर नीरज राजवन। ब्लॉक मोबाइल की ओर से मिस्टर दुर्गा पी त्रिपाठी। मंच पर बुलाना चाहूंगी सेल्स हेड नॉर्थ न्यूज 18 हर्षवर्धन द्विवेदी जी को। मिस्टर प्रवीण जेट स्टार चार्टर एंड हेलीकॉप्टर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने अति व्यस्तता के बावजूद अवध अवार्ड्स के लिए वक्त निकाला और अपनी गरिमा में उपस्थिति से हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बना दिया। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर मनमोहन राय जी को। और अब मैं बुलाऊंगी शोभित यूनिवर्सिटी से मिस्टर राजीव दत्ता। श्री दाऊजी मिष्ठान भंडार से मिस्टर जय अग्रवाल। प्रीति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मिस्टर अनिल चौधरी। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस अभिनव आयोजन अवध अवार्ड्स में सम्मानित हुई सभी हस्तियों का एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और एक बार फिर से मैं इस वक्त अपने सभी सहयोगियों का नाम लेना चाहूंगी जिनकी मदद से ये प्रोग्राम कामयाब बन सका है। डॉल्बी इंफोटेनमेंट, राजेश मसाले, सिग्मा स्पाइसेस, टीवी इंडिया लाइव.in, शोभित यूनिवर्सिटी, एरम एजुकेशनल सोसाइटी, लखनऊ पब्लिक स्कूल, युवा राजनेता और समाज सेवी मिस्टर विष्णु प्रताप सिंह चौहान जी, मिस्टर वसीम ड्राइन जी, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, GMIS, अकील फाउंडेशन, लखनऊ मेट्रो, हिंदू कुश फार्मा, मेंटोरा ऑयल, विदिशा डिटर्जेंट, कानपुर एडिबल ऑयल, श्याम धूप, जेट नेटवेयर, सुरजीत हेल्थ केयर, अभिमन्यु मोनोजिंक, IME, श्री दाऊजी मिष्ठान भंडार, प्रीति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जेट स्टार चार्टर एंड हेलीकॉप्टर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, चैंपियन इलेक्ट्रॉनिक्स, कमल जूलर्स, आयुष्मान फर्टिलाइजर्स, अम्बे शक्ति फूड्स, सत्य साई कंस्ट्रक्शन, अशोका इंस्टीट्यूट, एलर्जी होम्यो, समाज सेवी दिलीप राय बलवानी जी, माइक्रोटेक और इन ब्लॉक मोबाइल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। उम्मीद है कि अपने क्षेत्रों में आपका जो योगदान है इसी तरह से जारी रहेगा। नेटवर्क 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अवध अवार्ड्स इस सम्मान में ये कार्यक्रम यहीं तक। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।